Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing really well. So in today's video, we'll be discussing the summary of the novel Black Spring written by Henry Miller. तो आज की इस वीडियो में हम इस नॉवल की समरी को डिस्कस करेंगे. So let's begin this video with the introduction to the novelist. So Henry Miller was born in Brooklyn, New York in 1891 and died in 1980. And he became famous for autobiographical writing based on his own life. यानी वो कैसे फेमस हुए? ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग. ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद की लाइफ स्टोरी के बारे में लिखना, तो इस चीज़ के लिए वो फेमस हुए. एंड हिज स्टाइल वॉज एक्सपेरिमेंटल एंड ऑफन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. इसका सिंपल सा मतलब है, एक्सपेरिमेंटल जो वर्ड है इसका मतलब है कि वो अपनी राइटिंग्स में नई नई चीज़ों को, नई नई आइडियाज़ को एक्सपेरिमेंट करते थे, यानी नई नई चीज़ों को ट्राई करना. ठीक है. और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, जो वर्ड है स्ट्रीम, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो फ्लो में चले. कॉन्शियसनेस का मतलब कि जो भी उनके माइंड में आता है, चाहे वो पास्ट की कहानी हो, चाहे वो प्रेजेंट की कहानी हो, चाहे वो उनके चाइल्डहुड की हो या फिर अडल्टहुड की हो. ठीक है. तो जैसे जैसे जो भी बातें उनके माइंड में आ रही हैं, जो भी मेमोरीज उनके माइंड में आ रही है, तो इस तरीके से हमारी ये कहानी चलती है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी जैसे जैसे जिस जिस फ्लो में वो कहानी चलती है उनके माइंड में, जिस जिस फ्लो में वो मेमोरीज आती हैं, चाहे वो एडल्टहुड हो या फिर चाइल्डहुड हो, तो वो उस तरीके से चलती है. एंड मेजर थीम्स ऑफ हिज राइटिंग्स आर फ्रीडम, पॉवर्टी, मॉडर्न लाइफ, आर्ट, सेक्सुअलिटी एंड रिबेलियन. And he lived for many years in Paris, which influenced his writing. And also his books were once banned in many countries for being sexually explicit. इसका क्या मतलब है कि मतलब जो भी इनकी राइटिंग्स है उनमें ये सेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत ही क्लियर तरीके से बोलते हैं विदाउट हेजिटेशन. एक्सप्लिसिट का मतलब होता है डायरेक्ट बोल देना. ठीक है. विदाउट हेजिटेशन जो भी रियलिटी है वो सारी चीज़ें अपनी राइटिंग्स में दिखा देते हैं. तो इसलिए इनकी जो राइटिंग्स है ये काफ़ी देशों में बैन कर दी गई थी. सो इट वॉज अबाउट द नॉवलिस्ट. अब हम चलते हैं हमारे नॉवल को देखते हैं. ब्लैक स्प्रिंग नॉवल जो है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, यानी इसमें हम हेनरी मिलर की लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे. एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोज स्केच. इसका सिंपल सा मतलब है कि दिस नॉवल फोकसेस ऑन मेमोरी, मूड, पर्सन और मोमेंट. और इस नॉवल को हम 10 सेक्शंस में पढ़ने वाले हैं. यानी ये जो नॉवल है इसमें ना ही क्लियर प्लॉट मिलेगा हमें और ना ही क्लियर कैरेक्टर मिलेगा, क्योंकि ये बाकी नॉवल से अलग है. क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा कि इनकी नॉवल्स एक्सपेरिमेंटल होती हैं और इस नॉवल में हम इनकी लाइफ स्टोरी को देखने वाले हैं. और क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी बिल्कुल लाइन में नहीं चल रही है ये नॉवल. यानी अगर हम देखें नॉर्मली जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं फिर नॉवल पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि कहानी कैसे शुरू हुई, उसका जो मेन थीम है वो क्या है और लास्ट में एंडिंग कैसे हुई उस कहानी की. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैसे शुरू होता है कैसे ख़त्म होता है, क्योंकि इसमें वो अपने मेमोरीज को हमें बताते हैं, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, ये सारी चीज़ें. ठीक है. तो हमें इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है प्लॉट या फिर कैरेक्टर. मॉडर्निस्ट एंड एक्सपेरिमेंटल राइटिंग. इसका सिंपल सा मतलब है दिस नॉवल इज मॉडर्निस्ट. मॉडर्निस्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इंसान, एनी पर्सन हु फॉलोज मॉडर्न ट्रेंड्स, स्टाइल्स एंड आइडियाज़. ठीक है. और एक्सपेरिमेंटल राइटिंग वो इसलिए क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें नई देखेंगे जो कि हमें बाकी सारे नॉवेल्स में, स्टोरीज में नहीं मिलती. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल. इसका क्या मतलब है, जो कि हमने अभी अभी जाना कि इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो फ्लो में चलती है. और फ्लो में क्या चल रहा है यहाँ पर, इनकी मेमोरीज. ठीक है. हेनरी मिलर की जो भी यादें हैं बचपन की, अडल्टहुड की, ये सारी इनको याद आती है और वो लिखते हैं. सेमी सरियल. दिस नॉवल इज सेमी सरियल. इसका क्या मतलब है, हाफ रियल एंड हाफ ड्रीम लाइक. यानी जब हमें किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं होते कि क्या ये सच में हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं सेमी सरियल. एंड द सैक्रोसेंट पार्ट इज दिस नॉवल वाज पब्लिश्ड इन 1936. तो ये था हमारे इस नॉवल के बारे में. तो अभी तक हमने नॉवलिस्ट और नॉवल के बारे में अच्छी तरीके से जाना. अब हम चलते हैं इस नॉवल के बारे में कि ये नॉवल जब हेनरी मिलर लिख रहे थे तो वो कहाँ पर थे. तो उस वक्त वो पेरिस में थे. ठीक है. इनका जन्म हुआ था ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क में. लेकिन अभी जब ये इस नॉवल को लिखते हैं तो ये कहाँ पर है, पेरिस में. ठीक है. और ये लिखते वक्त इनके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं. एंड वाइल राइटिंग दिस नॉवल हेनरी वॉज फीलिंग अ मिक्स ऑफ दीज इमोशंस लाइक रेस्टलेस, यानी वो बेचैन थे ये नॉवल लिखते वक्त, और रिबेलियस किस लिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था. ही वॉज एंग्री एट सोसाइटीज़ रूल्स एंड फेक मोरालिटी एंड रिस्पेक्टेबल लाइफ. यानी जो भी सोसाइटी में लोग फेक चीज़ें करते हैं और एक मोरालिटी जो होती है, मतलब जो लोग मोरालिटी की बातें करते हैं और उनको रिस्पेक्टेबल लाइफ चाहिए होती है, लेकिन रियलिटी में उन्हें मालूम होता है कि वो कैसे हैं.
And he was also hungry, not just for food, but for life, meaning, freedom, copulation. And also he was feeling nostalgic, यानी वो अपने बचपन की यादों को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं. एंड ही इज़ लोनली ऑल्सो, क्योंकि वो अभी पेरिस में है. जब वो इस नावल को लिखते हैं तो वो पेरिस में होते हैं, और क्योंकि पेरिस जो है वो उनके लिए एक फॉरेन कंट्री है, क्योंकि उनका जन्म हुआ था ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क में, और अभी नॉवल लिखते वक्त वो कहाँ पर है, पेरिस में. एंड ही वॉज ऑल्सो फीलिंग स्पिरिचुअलिटी इंटेंस. इसका क्या मतलब है कि मतलब वो लाइफ को उस तरीके से नहीं देखते जैसे नॉर्मल लोग देखते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ है. वो नॉर्मल को एक डीप तरीके से देखते हैं कि हमारी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए. जो लोग नॉर्मली अपनी लाइफ को जीते हैं, हमें वैसे नहीं जीना चाहिए. तो उनके अलग ही परसेप्शन थे लाइफ को लेके. एंड ही वॉज पुअर, ही लिव्ड विद स्ट्रगल, एंड ही फेल्ट बाय इंस्पिरेशन लाइक ही हैड टू राइट. यानी उनको ऐसा था कि मतलब मुझे लिखना ही है. जो भी चीज़ें होती थी उनको ऐसा लगता था कि वो लिख के ही अपने दुख को दूर कर सकते हैं. एंड ही मॉक्ड हिपोक्रेसी, फेक मोरालिटी एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. यानी इन सारी चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं जो पीपल की हिपोक्रेसी होती है और जो फेक मोरालिटी होती है इस मॉडर्न वर्ल्ड में. एंड डिस्पाइट द डार्कनेस ही ऑल्सो फेल्ट फ्री बिकॉज राइटिंग वॉज हिज एस्केप. यानी जब भी उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, डार्कनेस एक तरीके से जो चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती है, फिर भी उन्हें उस चीज़ को झेलना पड़ता है. लेकिन जब भी उन्हें लगता था कि ये चीज़ सही नहीं है या फिर उनको उस चीज़ में रहना पड़ेगा, तो वो लिखना स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि एक तरीके से वो जो लिखने के बाद उनको खुशी मिलती थी, तो एक तरीके से उनके लिए वो एस्केपिज्म था उन सारी चीज़ों से जो उन्हें नहीं पसंद थी. तो मतलब जब वो इस नॉवल को लिख रहे थे और उस वक्त वो पेरिस में थे, ही वॉज फीलिंग रेस्टलेस, रिबेलियस, लोनली, नॉस्टैल्जिक एंड ही वॉज ऑल्सो पुअर. तो ये सारी चीज़ें थी जब वो इस नावल को लिख रहे थे. और क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल नावल है, तो इसलिए ये नावल हमें बाकी नावल्स की तरह सेम नहीं मिलने वाली. तो अब हम शुरू करेंगे हमारी इस नावल को. तो नावल शुरू करने से पहले हमने ये चीज़ पहले जान ली है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि इस नावल में हमें कोई भी एक प्रॉपर कहानी नहीं मिलने वाली है, ठीक है. ना ही कोई प्लॉट, ना ही कोई कैरेक्टर. इस नावल को हम 10 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस नावल में 10 सेक्शंस है और 10 स्टोरीज़ है, लेकिन ये सारी स्टोरीज़ इनकी लाइफ की ही हैं, ठीक है. इनके लाइफ से रिलेटेड है. किसी में ये अपने अडल्टहुड के बारे में बताते हैं, किसी में ये अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं, किसी में ये सोसाइटी को बताते हैं, यानी सोसाइटी के जो भी रूल्स है, फेक मोरालिटी है, जिस चीज़ को ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है. तो मतलब इसमें हम इन्हीं के लाइफ के बारे में जानेंगे, लेकिन 10 सेक्शंस में, ठीक है. इजी तरीके से हम देखते हैं कि इन्हीं की लाइफ है, लेकिन 10 सेक्शंस में. सो लेट्स बिगिन दिस नॉवल विद द फर्स्ट सेक्शन, एंड दैट इज़ द 14th पार्ट. 14th पार्ट. इस सेक्शन में ये अपने चाइल्डहुड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, चाइल्डहुड के बारे में चर्चा करते हैं. और क्योंकि इनका जन्म ब्रुकलिन में हुआ था, तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा बताते हैं. 14th पार्ट कहाँ, ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क में. Miller remembers his childhood in Brooklyn, especially the 14th part, full of working class life, street energy and early freedom. तो यानी ये अपने बचपन को याद करते हुए अपने मोहल्ले की बात करते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ पे चहल पहल थी. यानी लोग, वर्किंग क्लास लोग थे, वो हमेशा काम करते रहते थे और उनका एक रूटीन सेट था. और फिर वो बात करते हैं फुल ऑफ एनर्जी, यानी जो स्ट्रीट थी दैट वाज फुल ऑफ एनर्जी, लोग आना जाना करते रहते थे. एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट फ्रीडम, अर्ली फ्रीडम. अर्ली फ्रीडम का क्या मतलब है, क्योंकि ये अपने चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब दैट टाइम ही वॉज जस्ट अ लिटिल बॉय. तो उस वक्त इनके ऊपर कोई रूल्स लागू नहीं होते थे. दैट टाइम ही कुड लर्न लाइफ बाय हिमसेल्फ, नॉट बाय रूल्स. यानी उनके पास ये एक तरीके से हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी थी कि उनके ऊपर रूल्स लागू नहीं होते थे. और अगर इन्हें इधर उधर रोम करना होता था, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर भटकना, गलियों में यहाँ वहाँ जाना, तो ये सारी चीज़ें कर सकते थे. तो इसीलिए कहते हैं अर्ली फ्रीडम. ही रिटर्न्स टू हिज ब्रुकलिन चाइल्डहुड एज हिज रियल ओरिजिन. यानी ये ब्रुकलिन चाइल्डहुड में पहुंच जाते हैं. यानी अगर ये अपने चाइल्डहुड की बात करेंगे तो ये ब्रुकलिन की बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये अपने चाइल्डहुड में रहते थे. तो रियल ओरिजिन इनका यही है, क्योंकि वो वहीं रहते थे. अभी हालांकि वो पेरिस में है इस नावल को लिखते टाइम. ही शोज द वर्ल्ड एज अ लिविंग वर्ल्ड, नॉट जस्ट अ प्लेस. यानी अपने वर्ल्ड, इसका सिंपल सा मतलब है उनका मोहल्ला, वो किस तरीके से दिखाते हैं, एज अ लिविंग वर्ल्ड, ना कि सिर्फ एक जगह. यानी वहाँ के जो लोग थे वो मतलब देवर फुल ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो वर्किंग क्लास पीपल थे, तो वो काम धंधे पे जाते थे. पूरी जो रोड है उस पर चहल पहल होती थी. तो इट वॉज नॉट जस्ट एन एम्प्टी प्लेस. ही पोर्ट्रीज वर्किंग क्लास लाइफ एज रॉ, लाउड एंड रियल. यानी वो वर्किंग क्लास जो लाइफ है उसको एक तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है. ही
सजेस्ट चाइल्डहुड स्ट्रीट्स टीच ट्रूथ मोर देन स्कूल। यानी अब वो बताते हैं कि जो बचपन है, बचपन की जो गलियाँ हैं जहाँ पर वो खेला करते थे, कूदा करते थे, दुकानों में जाना, इधर उधर जाना, चीज़ खाना, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं कि उन्हें लाइफ का जो सच है ये ज़्यादा अच्छी तरीके से सिखाते हैं, ना कि स्कूल में। स्कूल से ज़्यादा अच्छी तरीके से वो अपनी गलियों में ही लाइफ को सीख जाते हैं। फिर हम देखेंगे ही रिमेंबर्स पीपल एज टाइप्स दैट शेप्ड हिज माइंड। और हाँ, वो एक चीज़ और बताते हैं कि जो बचपन होता है किसी भी इंसान का, वो उनको शेप करता है, यानी उनके माइंड को शेप करता है जो उनका बचपन होता है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट होता है वो एक तरीके से हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो हमारा माइंडसेट होता है वो हमारी इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है, जो एटमॉस्फेयर में हम पले बड़े होते हैं। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जो चाइल्डहुड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान के माइंड को शेप देने के लिए, उनकी लाइफ को शेप देने के लिए। एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको फाउंडेशन ज़िंदगी का, ठीक है, जहाँ से हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं। फिर हम देखेंगे ही फील्स नॉस्टैल्जिया बट नॉट सेंटिमेंटल स्वीटनेस। इस लाइन का क्या मतलब है कि नॉस्टैल्जिया फील करते हैं वो, यानी वो अपने पास्ट को याद करते हैं और मिस करते हैं, अपने बचपन को याद करते हैं और मिस करते हैं, लेकिन सेंटिमेंटल स्वीटनेस कुछ नहीं है। यानी जब हम कहते हैं ना कि वाओ दोज वर द डेज, अभी भी ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ अपने चाइल्डहुड को याद करते हैं, मिस करते हैं, वो पास्ट में गए हैं, अपने चाइल्डहुड की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हो। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ही फील्स नॉस्टैल्जिया बट नॉट सेंटिमेंटल स्वीटनेस। एंड ही फील्स प्राइड इन द वर्ड्स टफनेस एंड ऑनेस्टी। इसका सिंपल सा मतलब है दैट पीपल वर स्ट्रॉन्ग, लाइफ वॉज हार्ड, चिल्ड्रन लर्न सर्वाइवल अर्ली, पीपल वर रियल एंड डायरेक्ट। यानी जो पीपल थे वो रियल थे और डायरेक्ट थी। नो फॉल्स मैनर्स, नो प्रिटेंडिंग टू बी हाई क्लास। यानी ऐसा नहीं था कि मतलब असलियत में वो बदतमीज़ हो लेकिन दूसरों के सामने प्रिटेंड करना कि उनमें बहुत ज़्यादा मैनर्स है या फिर अच्छी आदतें हैं, और वो बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं करते थे कि वो हाई क्लास है। यानी सब कुछ था, दे वर स्ट्रॉन्ग एंड दे वर ऑल्सो रियल एंड डायरेक्ट, यानी उनमें प्रिटेंडिंग नहीं थी। तो एक तरीके से ये अपने नेबरहुड की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि वो उनमें टफनेस थी लेकिन वो रियल थे। ही शोज अर्ली फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड रिबेलियन। इसका सिंपल सा मतलब है दैट हिज वे ऑफ थिंकिंग, हिज एटीट्यूड, हिज वर्ल्ड व्यू, यानी किस तरीके से ये दुनिया को देखते हैं और किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से इनका एटीट्यूड है। और अगर रिबेलियन की बात करें तो एज अ यंग बॉय ही स्टार्ट्स टू डिसलाइक सोसाइटीज रूल, क्वेश्चन सोसाइटी एंड फील्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यानी जब वो बच्चे थे तो उस वक्त इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद था जो भी रूल्स थे इनके ऊपर लागू किए जाते थे कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, तो ये चीज़ इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो उस वक्त से इन्होंने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया था और इनको अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना था, ठीक है। तो मतलब इस लाइन से ये एक चीज़ बताते हैं कि जो आज वो हैं वो अपने चाइल्डहुड की वजह से, क्योंकि उनका जो चाइल्डहुड है, उनका जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, मोहल्ला है, इन सारी चीज़ों ने उसको कैसे शेप दिया, ठीक है। मतलब वो अभी जो भी है वो अपने चाइल्डहुड की वजह से है और उसी चाइल्डहुड की वजह से ये इतने रिबेलियस हैं। एंड ही इम्प्लाइज द सिटी क्रिएट्स बोथ फ्रीडम एंड डेंजर। और ये बताते हैं कि जो सिटी है वो दोनों चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, यानी उनके टू ऑपोजिट साइड्स होते हैं, डेंजर और फ्रीडम। फ्रीडम क्या है, दैट यू कैन रोम स्ट्रीट्स, यू मीट मैनी पीपल, यू लर्न फास्ट एंड यू फील इंडिपेंडेंट। यानी ये सारे फ्रीडम्स हैं, यानी हम इधर उधर घूम सकते हैं, हम काफ़ी सारे लोगों से मिल सकते हैं, हम जल्दी सीख सकते हैं और हम इंडिपेंडेंट भी फील कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ डेंजर क्या है, वायलेंस एंड फाइट्स, यानी लड़ाई होती है, हिंसा होती है, बैड इन्फ्लुएंस, आप गलत संगत में रह के बिगड़ सकते हो, क्राइम, रफ पीपल और अनसेफ स्ट्रीट्स। यानी इनके कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो सोसाइटी है वो एक टाइम पे हमें एक्साइटमेंट लग सकती है, हमें इंडिपेंडेंट फील करवा सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये रिस्की और हार्श भी है। ही इज टेलिंग अस योर रूट्स नेवर लीव यू। यानी ये हमें बताते हैं कि जो भी हमारे रूट्स है वो कभी भी हमें नहीं छोड़ते, जो हमारी रियलिटी है वो कभी भी खत्म नहीं होती। क्योंकि जो हमारे नॉवलिस्ट हैं इस नॉवल के, हेनरी मिलर, वो बचपन में ब्रुकलिन में थे, लेकिन अभी वो कहाँ पर हैं, जब वो इस नॉवल को लिख रहे थे तब वो कहाँ पर थे, वो पेरिस में थे। तो अभी उनको मतलब अकेला सा फील होता है तो वो लिखना शुरू करते हैं और उनके दिमाग में सीधा बचपन की बात याद आती है, तो वो इस नॉवल को अपने बचपन से लिखना शुरू करते हैं। तो अब हम चलते हैं इस नॉवल के सेकेंड सेक्शन पे, जिसका नाम है अ सैटरडे आफ्टरनून। इसमें हम देखेंगे दैट इट वॉज सेट इन पेरिस। मिलर वॉन्डर्स थ्रू द सिटी एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन मॉडर्न लाइफ, आर्ट एंड द लोनलीनेस ऑफ द राइटर।
तो अब इसमें सेकंड जो हमारा सेक्शन है, इसमें हमारे राइटर अब कहाँ पहुंच गए, पेरिस में, जहाँ पे वो वॉक करते हैं वहाँ की गलियों में, और वहाँ पे क्या देखते हैं, हिज वॉकिंग टूर थ्रू पेरिस स्ट्रीट्स, observations of ordinary people that turn into philosophical thoughts, a sense of Paris as both real and dreamlike। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो अभी ये चाइल्डहुड की बात कर रहे थे, और दूसरे सेक्शन में ये अब दोबारा से बात कर रहे हैं कहाँ की, जहाँ पे अब ये मतलब अब इस टाइम पे ये बड़े हो चुके हैं और अभी ये पेरिस में रहते हैं, और अब बात कर रहे हैं ये वहाँ के स्ट्रीट्स की, जहाँ पे ये अकेले वॉक करते हुए जा रहे हैं, यानी इधर उधर, वॉन्डर का मतलब होता है ऐसे ही घूमना, भटकना एक तरीके से। तो वहाँ पे ये जा रहे हैं रास्ते में, और इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें दिखती है, मॉडर्न लाइफ, आर्ट, और एक तरीके से ये अपने लोनलीनेस को भी फील करते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो अकेले घूम रहे हैं वहाँ पे। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो भी वो ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, कि कैसे वो ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, कैसे वो चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, ही प्रेजेंट्स अडल्ट लाइफ एज वॉन्डरिंग एंड ऑब्जर्विंग, यानी ये अडल्ट लाइफ कैसे दिखाते हैं, ऑब्जर्विंग और वॉन्डरिंग, यानी इधर उधर भटकना और दूसरों को ऑब्जर्व करना, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी मोमेंट हो रही है आसपास, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना। पेरिस बिकम्स अ स्पेस फॉर थॉट एंड फिलोसफी। इसका क्या मतलब है कि मतलब पेरिस जो है ये एक ऐसा जगह है, एक ऐसी स्पेस बन चुकी है जहाँ पर हम सोच सकते हैं, और फिलोसफी, इसका सिंपल सा मतलब है हिज माइंड बिकम्स एक्टिव एंड ही स्टार्ट्स थिंकिंग डीपली अबाउट लाइफ। यानी यहाँ पर जो भी वो आसपास चीज़ें देखते हैं, इन सारी चीज़ों के बाद उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और वो लाइफ के बारे में डीपली सोचने लग जाते हैं, यानी डीप थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। एंड ही शोज द आर्टिस्ट एज अ लोनली आउटसाइडर, यानी वो आर्टिस्ट को लोनली आउटसाइडर दिखाते हैं, समझते हैं एक तरीके से। आर्टिस्ट कौन है, वो अपने आप को आर्टिस्ट बोल रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, लोनली आउटसाइडर, क्योंकि वो अकेले हैं तो वो अकेला फील करे, और आउटसाइडर इसलिए क्योंकि वो अभी पेरिस में है और उनका जन्म ब्रुकलिन में हुआ था, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो इसीलिए वो अपने आप को आउटसाइडर कंसिडर कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे ही फील्स रेस्टलेस एंड मेंटली ओवर एक्टिव, यानी रेस्टलेस का सिंपल सा मतलब है बेचैन। ठीक है, क्योंकि वो अकेला महसूस कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो अपने आप को बहुत ही बेचैन फील कर रहे हैं अपने आप में, और ओवर एक्टिव, उनका जो माइंड है वो मेंटली ओवर एक्टिव हो चुके हैं। यानी नॉर्मली हम एक्टिव होते हैं, ओवर एक्टिव का मतलब है हर चीज़ सोचना, सारी चीज़ें सोचना, जो जो उनके दिमाग में आए जा रहे हैं वो सब कुछ सोचे जा रहे हैं पास्ट के बारे में, और जो भी मॉडर्निटी वो देख रहे हैं, जो मॉडर्न लाइफ देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में वो ओवर एक्ट कर रहे हैं, यानी उनका माइंड जो है वो ओवर एक्टिव हो चुका है। फिर हम देखेंगे ही ट्रांसफॉर्म्स एन ऑर्डिनरी आफ्टरनून इनटू आर्ट, यानी जो नॉर्मल सा बोरिंग आफ्टरनून है उसको उन्होंने आर्ट में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब वो ड्राइंग्स बनाने लगे, उनकी जो भी क्रिएटिविटी है वो चीज़ें दिखाने लगे। फिर हम देखेंगे ही क्रिटिसाइजेस मॉडर्न रूटीन एंड मैकेनिकल लिविंग। मॉडर्न रूटीन का क्या मतलब है, मतलब जो सिंपली लोग रोज़ रोज़ ऑफिस जाते हैं, फिर शाम को घर आते हैं, फिर दोबारा ऑफिस जाते हैं, फिर शाम को घर आते हैं, तो जो बोरिंग लाइफ है उनकी बिल्कुल ऑटोमेटिक लाइफ हो चुकी है, जो हर चीज़ वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, खाना पीना सोना एक मशीन की तरह। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो वर्ड है मैकेनिकल लिविंग, इसका सिंपल सा मतलब है कि स्पिरिचुअली एम्प्टी लाइक अ मशीन, और मतलब हर चीज़ वो करे जा रहे हैं, हर चीज़ का सिंपल सा मतलब है जो एक हैबिट बनी हुई है उनकी, बस उसी चीज़ को रिपीट किए जा रहे हैं डेली डेली, बोरिंग लाइफ, तो इसलिए एक मशीन की तरह चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को वो क्रिटिसाइज करते हैं, यानी एक तरीके से मॉडर्न रूटीन जो है उसको ये क्रिटिसाइज करते हैं। फिर हम देखेंगे ही सीज पीपल एज ट्रैप्ड इन पैटर्न्स। ट्रैप्ड इनटू पैटर्न्स का यही सिंपल सा मतलब है कि वो एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते हैं, सेम हैबिट, वही सेम बोरिंग लाइफ। फिर हम देखेंगे ही फील्स बोथ फैसिनेशन एंड डिटैचमेंट। मतलब फैसिनेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन, फैसिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है जब हम किसी भी सुंदर चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और मॉडर्निटी है यहाँ पे, मतलब सिटी लाइफ है तो वहाँ पे मॉडर्न लाइफ भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो सब कुछ खूबसूरत है बहुत, जिससे कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे इमोशंस की बात आती है तो हम अकेले हो जाते हैं, यानी वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जिससे हम अटैच्ड फील कर सके, तो इसीलिए एक तरीके से डिटैचमेंट तब फील होता है जब वो अकेले होते हैं, और अट्रैक्शन यानी फैसिनेशन वो तब फील करते हैं जब उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है या फिर वहाँ की चमक धमक। ठीक है, फिर हम देखेंगे ही शोज द माइंड जंपिंग फ्रीली लाइक अ कैमरा। इसका सिंपल सा मतलब है जैसे कि एक कैमरा होता है, जब हम फोटो खींचते हैं फिर फोटो उसमें सेव हो जाती है मेमोरी में, फिर वहाँ से हम जाके देखते हैं, फिर जब बैक करते हैं दोबारा फोटो खींचते हैं तो हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा दिमाग है, हमने एक चीज़ देखी फिर दोबारा से दूसरी चीज़ देखेंगे, फिर जो हमने पहले चीज़ देखी थी हमारा दिमाग उस पर चला जाएगा। तो लाइक अ कैमरा का सिंपल सा मतलब है दैट हिज थॉट्स मूव क्विकली फ्रॉम वन इमेज, प्लेस और मेमोरी टू अनदर विदाउट अ फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है,
फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट दैट ही इज टेलिंग अस द राइटर टर्न्स डेली लाइफ इनटू मीनिंग, यानी जो डेली लाइफ है, अभी हमने देखा कि उनकी जो डेली लाइफ है, जो जिस चीज़ को वो क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्न लाइफ को, जो कि एक बिल्कुल मैकेनिकल लिविंग है, तो जो डेली लाइफ है इसको ये मीनिंग में चेंज करते हैं। डेली लाइफ का मतलब है जो बोरिंग लाइफ है, जो लोग हर रोज़ रिपीट करते हैं, सेम हैबिट बन चुकी है उनका, सेम पैटर्न है, तो उस चीज़ को ये मतलब ये अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज करके उसमें जान डालते हैं, उसमें मीनिंग डालते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी का ये कुछ मतलब बनाते हैं। औरों की तरह नहीं कि अगर एक रूटीन है तो उसी रूटीन को फॉलो करते जाएं। तो इनका सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे राइटर है वो डेली लाइफ को मीनिंग में चेंज करते हैं, यानी इनकी जो ज़िंदगी है उसमें कुछ मतलब डालते हैं। अब हम इस नॉवल के थर्ड सेक्शन को डिस्कस करते हैं, जो कि है थर्ड और फोर्थ डे ऑफ स्प्रिंग, a highly reflective piece using spring as a metaphor for renewal, memory and self-awakening। इसका सिंपल सा मतलब है कि मतलब यहाँ पे स्प्रिंग को एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है, किस लिए? रिन्यूअल के लिए। क्योंकि जो स्प्रिंग होता है यानी वसंत का मौसम होता है, जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं, और वसंत का मौसम आते आते, स्प्रिंग आते आते पूरे जो सूखे पेड़ होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, उनमें फूल खिल जाते हैं, गलियों में जो इधर उधर घास फूस होते हैं वो खिल जाते हैं, वहाँ फूल खिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो स्प्रिंग है यहाँ पे रिन्यूअल दिखाया गया है, यानी न्यू, ठीक है, यानी फ्रेशनेस को दिखाया गया है यहाँ पे। मेटाफर का सिंपल सा मतलब है जब हम किसी भी चीज़ को डायरेक्ट कंपेयर करते हैं दूसरी चीज़ से, जैसे कि हम देख सकते हैं टाइम इज़ मनी, यानी जो टाइम है, जो समय है, वो पैसा है, ठीक है। और दूसरा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लाइफ इज़ जर्नी, तो एक तरीके से हम कंपेयर कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो ऐसे ही यहाँ पे स्प्रिंग को कंपेयर किया गया है रिन्यूअल से, यानी नई चीज़ से, जब भी हम कोई नई शुरुआत करते हैं उस चीज से। ही यूजेज स्प्रिंग एज अ सिंबल ऑफ रीबर्थ, यानी जो हमारे नॉवलिस्ट हैं हेनरी मिलर, वो एक तरीके से स्प्रिंग को सिंबल मानते हैं रीबर्थ का। यानी स्प्रिंग में जब भी मतलब पेड़ पौधे सूख जाते हैं और स्प्रिंग में जब वसंत आता है तो सब चीजें दोबारा से खिल जाती हैं, हरी भरी हो जाती हैं। ऐसे ही रीबर्थ का मतलब यानी दोबारा जन्म लेना, जब हम दोबारा से चीजों को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, यानी दोबारा जन्म, दोबारा से सब कुछ नया नया। He feels the body and mind awakening together. Spring makes him feel alive both physically and mentally at the same time. यानी स्प्रिंग जो है एक तरीके से हमारे अंदर फ्रेशनेस को लेके आती है, ठीक है। यानी जब हम देखते हैं कि जो नेचर है वो दोबारा से स्टार्ट कर रहा है तो हम सोचते हैं कि हम भी अब दोबारा से स्टार्ट करें। तो ऐसे ही जो हमारे राइटर हैं वो एक तरीके से मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं और अलाइव फील करते हैं। फिर हम देखेंगे ही शोज लाइफ एज अ फ्लो, not a fixed structure. What it means? It simply means life is always changing and moving forward, not stable or permanently fixed. यानी हमारी ज़िंदगी जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है, हमेशा हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ये कभी भी परमानेंटली फिक्स नहीं होती। चाहे हम कितना भी सैड हो वो टाइम भी बीत जाता है। फिर हम देखेंगे ही फील्स डिज़ायर, हंगर एंड क्रिएटिव एनर्जी राइजिंग। फिर जब देखो स्प्रिंग आता है तो ये क्या फील करते हैं कि जो डिज़ायर है, हंगर है और क्रिएटिव एनर्जी है वो राइज हो रही है, यानी वो बढ़ रही है। डिज़ायर यानी जो भी उनकी इच्छाएं हैं, हंगर सिर्फ हंगर ऐसा नहीं कि खाने का हंगर, इट मीन्स ही हैज़ हंगर बट नॉट ओनली फॉर फूड बट फॉर मीनिंग, फ्रीडम एंड कॉपुलेशन एंड एक्सपीरियंस इन लाइफ। यानी इसका सिंपल सा मतलब है कि स्प्रिंग आते ही इनका जो डिज़ायर है, इनका जो एनर्जी है वो राइज होने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कनेक्ट्स नेचर विद स्पिरिचुअल रिन्यूअल। इसका सिंपल सा मतलब है दैट स्प्रिंग मेक्स हिज सोल फील फ्रेश, होपफुल एंड रीबॉर्न। फिर हम देखेंगे 6 पॉइंट, ही रिफ्लेक्ट्स ऑन आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस। इसका सिंपल सा मतलब है ही क्वेश्चंस हु ही इज एंड व्हाट लाइफ रियली मीन्स। यानी ये जो हमारे नॉवलिस्ट हैं, ये जो राइटर है, ये एक ऐसे इंसान है, अगर इनकी लाइफ बोरिंग है तो ये बोरिंग को बोरिंग नहीं रहने देते, ये अपनी लाइफ में जान डालते हैं आर्ट्स का यूज करके और अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके। फिर हम देखते हैं दैट ही सजेस्ट द सेल्फ इज ऑलवेज चेंजिंग, यानी अ पर्सन इज नॉट सेम फॉर एवर, वी कीप चेंजिंग विद टाइम। यानी कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं होता, समय के साथ इंसान बदलता रहता है। देन ही सेज दैट ही मूव्स बिटवीन मेमोरी एंड प्रेजेंट अनकॉन्शियसली, यानी विदाउट रियलाइजिंग हिज माइंड कीप्स शिफ्टिंग। यानी प्रेजेंट में जो चल रहा है, जो दिख रहा है उनको कि लोग इधर उधर घूम रहे हैं और उनको अकेलापन महसूस हो रहा है, और साथ ही साथ फिर वो मेमोरीज में चले जाते हैं, यानी पास्ट में चले जाते हैं। फिर हम देखेंगे ही फील्स इंटेंस ऑलमोस्ट फीवरिश वाइटैलिटी। इसका सिंपल सा मतलब है दैट ही फील्स एक्सट्रीमली अलाइव एंड फुल ऑफ एनर्जी सो स्ट्रांगली दैट इट फील्स लाइक अ फीवर। यानी जो भी इतना ज़्यादा एनर्जी वो फील कर रहे हैं तो इन एनर्जी से ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें बुखार आ गया है। फिर हम देखेंगे लास्ट पॉइंट, ही इज टेलिंग अस रिन्यूअल बिगिंस इनसाइड नॉट आउटसाइड।
रिन्यूअल का सिंपल सा मतलब होता है कुछ भी नया या फिर फ्रेश। इनका ये कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से शुरू कब होती है, जब हम खुद चाहते हैं, जब हम खुद अपने मन से अंदर से चाहते हैं कि हम कोई चीज़ शुरू करें, ना कि आउटसाइड, ना कि सिर्फ बोलने से। ठीक है, तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमें इंट्रोडक्शन टू द नॉवलिस्ट, इंट्रोडक्शन टू द नॉवल, और क्योंकि ये जो नॉवल है ये 10 सेक्शंस में डिवाइड है, तो हम 3 सेक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। और क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, तो इसीलिए हम आगे का जो भी हमारे 7 पार्ट्स बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जितना भी डिस्कस किया वो सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, एंड इफ सो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स and share this video with your friends as well so that they can get help from it, and don't forget to subscribe my channel, and I'll see you in the next video.